नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का, जहां बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। कुछ सीटों पर पेच फंसे होने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ नाम पर मोहर लगने की भी जानकारी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों पर मुहर लग चुकी है और अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। मसलन प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपतिया उइके। सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए तय हो चुका है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके नाम मंत्री पद के लिए करीब करीब तय हैं। मसलन रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के कारण अभी चर्चा बाकी। तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, विष्णु खत्री, भगवान दास सबनानी, अशोक रोहाणी, हेमंत खंडेलवाल, निर्मला भूरिया, प्रदीप लारिया, संजय पाठक। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर साफ किया कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य मिलकर नाम तय करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे। जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करे। हालांकि रमेश मेंदोला को लेकर कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की वजह से इन पर चर्चा होना बाकी है, जबकि भगवान दास सबनानी और अशोक रोहाणी दोनों ही सिंधी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इनमें से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर फाइनल चर्चा होना अभी बाकी है। हालांकि बीजेपी ने एमपी में मुख्यमंत्री के चयन में सियासी पंडितों को चौंकाया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी एक बार फिर चौंका सकती है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी के कई दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सूत्रों की माने तो सियासी गलियारों में कुछ नेताओं के नाम चल रहे हैं जिनको इस बार मौका नहीं मिल सकता है। ये लोग कौन हो सकते हैं, आइए वो नाम भी जान लेते हैं। दिल्ली में रविवार को हुई बैठक के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई। एक तरफ कुछ नेताओं के नाम मंत्री पद के लिए तय हो जाने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं पर अब भी चर्चा हो रही है। मसलन भूपेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, शैलेंद्र जैन या अनिल जैन, जयसिंह मरावी। वहीं कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे भी हैं जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों को मंत्री पद का मौका नहीं मिल सकता है। खासकर 3 बार के मंत्रियों को इस बार मौका नहीं मिल सकता है। ऐसे नामों में गोपाल भार्गव, विजय शाह, जयंत मलैया, अर्चना चिटनिस, मीना सिंह, अजय विश्नोई जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ चर्चा भी हो सकती है। वास्तव में बीजेपी के आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व ने क्या नाम तय किए हैं, ये मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही साफ होगा। तो डॉक्टर मोहन यादव की टीम में किसे शामिल किया जाएगा, इसकी पक्की खबर तो किसी को भी नहीं है, लेकिन मंत्री पद की रेस में कई नाम दौड़ रहे हैं, खासतौर पर मालवा निमाड़ से। तो आइए देखते हैं अटकलों के बाजार में किस किस को मंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस मालवा निमाड़ पर सबसे ज्यादा था। वजह थी यहां की 66 सीटें और ऐसे में जब सूबे में बीजेपी की सरकार बनी तो मालवा के ही चेहरे डॉक्टर मोहन यादव को सीएम पद पर आसीन किया गया। उधर निमाड़ से आने वाले जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी
मालवा का दबदबा इस बार सूबे की सियासत में बढ़ चुका है। दिलचस्प ये भी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मालवा से ही आते हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गंधवानी यानी निमाड़ से आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से मोहन मंत्रिमंडल में मालवा से आने वाले नामों की चर्चा जोरों पर है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है रमेश मेंदोला का। रमेश मेंदोला इंदौर 2 सीट से विधायक हैं। वे 4 बार के विधायक हैं। वे हर बार जीत का एक रिकॉर्ड कायम करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के वे करीबी भी माने जाते हैं। हमारे दिग्गज नेता रमेश मेंदोला जी जो लाखों लाख वोटों से हर बार जीतते हैं, और हम चाहेंगे कि इस बार उनको भी बड़ा मंत्री पद मिला जाए, उनको गृह मंत्री बनाना चाहिए। इसके अलावा मेंदोला एंड टीम प्रदेश की ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के चुनाव में भी जमावट के लिए खास तौर पर भेजी जाती है, और यही है इसकी यूएसपी भी। वहीं दूसरा नाम आता है तुलसी सिलावट का। सांवेर सीट से विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, मंत्री रहने का भी अनुभव है और सिंधिया के करीबी भी हैं। लेकिन फिर भी चर्चा है कि इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाएगा। तीसरे नाम के तौर पर आती हैं मालिनी गौड़। इंदौर 4 सीट से विधायक हैं, लगातार 4 बार से जीत दर्ज कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान की करीबी हैं। तुलसी सिलावट के अलावा आपका इधर से इसको क्या बोलते हैं, देवास से गीता राजे पवार है, हाँ तुलसी सिलावट है, उषा ठाकुर है, जो कद्दावर नेता है, जो मालवा के साथ साथ इंदौर के साथ जो न्याय करे, उन सबको लेना चाहिए। हालांकि मालिनी गौड़ ने सीएम के नाम के ऐलान से पहले खुलकर ये बात रख दी थी कि वे शिवराज सिंह चौहान को सीएम के तौर पर देखना चाहती हैं। ऐसे में उनके मंत्रिमंडल में होने और ना होने पर संशय बरकरार है। इसके अलावा चौथा नाम है राजेश सोनकर का। वे सोनकच्छ से विधायक चुने गए हैं। मुश्किल सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। सज्जन सिंह वर्मा को उन्होंने शिकस्त दी है। दरअसल पार्टी ने सोनकर की सीट को बदलकर उन्हें सोनकच्छ भेजा था और तब सब हैरान थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि उन्हें टीम में शामिल कर पार्टी इनाम दे सकती है। इसके बाद नाम आता है विजय शाह का। वे हरसूद सीट से विधायक हैं, लगातार जीत भी दर्ज कर रहे हैं। पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा भी हैं और शिवराज की टीम में वे शामिल रह चुके हैं। विजय शाह का नाम मंत्रिमंडल में तय माना जा रहा है, लेकिन एक नाम है जिस पर अब भी संशय बना हुआ है। ये नाम है ओम प्रकाश सकलेचा का, जो जावद सीट से विधायक हैं। वे टीम शिवराज में मंत्री भी रहे, सौम्य स्वभाव के नेता माने जाते हैं। वैसे तो नीमच की जावद सीट एमपी के आखिरी छोर और राजस्थान से सटी है, लेकिन फिर भी इस बार शिवराज टीम में एमएसएमई मंत्री रहे सकलेचा को मोहन टीम में स्थान मिलने पर संशय है। कुल मिलाकर खुद मालवा से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव के कई करीबी दिग्गज इसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि मोहन कैबिनेट के बड़े विभाग मालवा निमाड़ की झोली में जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इन संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आई है, ये नाम भी देख लीजिए। दिल्ली में मंत्रिमंडल पर मंथन हुआ, जिसके बाद संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में 12 नाम हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, 8वीं बार विधायक बने हैं, रायपुर दक्षिण से विधायक बने हैं। अजय चंद्राकर, संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा जो कि रायपुर संभाग से आते हैं। कुरूद विधानसभा से ये विधायक हैं। पुरंदर मिश्रा, संभावित मंत्रियों में रायपुर संभाग से आने वाले सामान्य वर्ग का चेहरा, रायपुर उत्तर से विधायक हैं और पहले ओडिया विधायक बने। ओपी चौधरी, संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता। 23 साल की उम्र में आईएएस बने थे ओपी चौधरी। आईएएस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए और रायगढ़ से विधायक हैं। धर्मलाल कौशिक, संभावित मंत्रियों में ओबीसी चेहरा, बिलासपुर संभाग से आने वाले नेता।
बिल्हा से विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस के सियाराम कौशिक को इन्होंने हराया। केदार कश्यप संभावित मंत्रियों में आदिवासी चेहरा हैं। बस्तर संभाग से आने वाले नेता नारायणपुर से विधायक हैं। तीनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे, नारायणपुर से विधायक हैं। लता उसेंडी बस्तर संभाग से आने वाले आदिवासी महिला चेहरा, कोंडागांव से जीत कर आई हैं। कांग्रेस के मोहन मरकाम को इन्होंने 18,572 वोटों से हराया। राम विचार नेताम सरगुजा संभाग से आने वाले आदिवासी एसटी चेहरा रामानुजगंज से चुनाव जीते। इन्होंने अजय तिर्की को हराया। गोमती साय संभावित मंत्री में सरगुजा संभाग से आने वाली आदिवासी महिला एसटी चेहरा पथलगांव से चुनाव जीती और राम पुकार सिंह को हराया। डोमन लाल कोरसेवाड़ा संभावित लिस्ट के आधार पर बात करें तो बीजेपी हर संभाग से 1, 2 या 3 विधायकों को मंत्री बना सकती है, लेकिन असली तस्वीर तो मंत्रिमंडल के गठन और शपथ के बाद ही साफ होगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस के विधायक एक साथ पहुंचे। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायकों की अगुवाई की। उनका कहना था कि कांग्रेस एकजुट है और यही संदेश देने की कोशिश भी की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कांग्रेस विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायकों की अगुवाई की। एक साथ विधानसभा पहुंचने के पीछे मकसद क्या था, इसको लेकर उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता हार के बाद हमारे उनका मनोबल नीचे है और मैं चाहता हूं कि सभी मिलके एक संदेश दे कि पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव हर चुनौती को लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। उसी उद्देश्य से, बाकी ऐसा कोई अलग से कोई उद्देश्य नहीं है। उधर आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे विक्रांत भूरिया ने साफ किया कि भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन आदिवासियों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी को सदन में वॉक ओवर नहीं मिलने वाला। जिस तरह से हमने संघर्ष करा था, क्योंकि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में भी पूरे जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे, उसको लेकर हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़े थे। अब वो लड़ाई जो जल जंगल जमीन की है, वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी और हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। बीजेपी ये बिल्कुल मुगालते में नहीं रहे कि हम कम हैं। हमारे जितने विधायक हैं, पूरे उनके विधायकों पर भारी पड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन में बदलाव हुआ। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बने उमंग सिंघार ने सदन में कांग्रेस की उपस्थिति दमदार रहे, इसकी कोशिश की। हालांकि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति किस तरह और कितने दमदार तरीके से बनाता है। तो विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष के आवास पर रणनीति बनाई गई है। जी हां, कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म हो चुकी है। विधायकों के साथ उमंग सिंघार ने चर्चा की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा के लिए रणनीति बनाई गई है। विधायकों के साथ उमंग सिंघार ने डिनर भी किया है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर रणनीति बनाई गई है। यहां तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कांग्रेस विधायकों की बैठक अब खत्म हो चुकी है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया था और यहीं पर हुई है चर्चा कि किस तरह से विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष का प्रदर्शन किया जाए। सरकार को किस तरह से घेरा जाएगा, उसको लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या चर्चा हुई है खाने की मेज पर, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सड़क से लेकर सदन तक कैसे बीजेपी सरकार को घेरना है, इसको लेकर रणनीति बनी है। तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं कि एक एक करके विधायकों के निकलने का जो है वो अब सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए, लगभग 7 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद अब जो है विधायक वो एक एक करके वापस जाने लगे। देखिए, तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए थे। विधायक जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। सर, आज बैठक हुई, किस तरह की रणनीति तैयार की गई है? बिल्कुल विपक्ष की पूरी भूमिका दमदारी से निभाने की, सब कैसा क्वेश्चन उठाना, कैसी बात करना, कैसे लोगों से
सदन के साथ साथ सड़कों पर भी नजर आएगा ये? बिल्कुल जनता की लड़ाई लड़ेंगे अगर कोई बात है जनता के हित की बात। बिल्कुल, देखिए जो विधायक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि न केवल सड़क सदन बल्कि सड़कों पर भी ये जो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस मजबूत विपक्ष के तौर पर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तस्वीरों के लिए भी, उस जानकारी के लिए भी। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो कि भिंड से आ रही है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दिया है बड़ा बयान। कहा है कि हमें अब विधायक का चुनाव जीवन भर नहीं लड़ना है। कहा कि वो जनता के संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गोविंद सिंह ने कहा कि विधायक रहते हुए भी बहुत कम ही किसी मंत्री के यहां गया। लाहौर में आयोजित धन्यवाद सभा में डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अपने क्षेत्र की जनता को पीठ नहीं दिखाऊंगा। चुनाव की राजनीति तो नहीं करने वाले। विधायक का चुनाव डॉक्टर ने कहा मुरैना, तो मुरैना का चुनाव लोकसभा करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति है नहीं ऐसी कि हम लोकसभा के चुनाव के लिए हम साधन इकट्ठा कर सकें। इसलिए जो रास्ते से चल के आए थे, एक गांव से इस मुकाम तक पहुंच गए। अब न तो नेता प्रतिपक्ष है, न भूतपूर्व है, न भूतपूर्व विधायक है। अब जो आपके 1990 के पहले डॉक्टर गोविंद सिंह थे, केवल डॉक्टर गोविंद सिंह रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान से साफ हो जाता है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश था। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे। चुनाव आया तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं से दूरी बना ली और कांग्रेस चुनाव हार गई। चरणदास महंत के बयान पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों ने करप्शन किया है। ये अधिकारी भी तो सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार को कांग्रेसी भुला नहीं पा रहे। समय समय पर सत्ता जाने का दर्द उभर ही आता है, कभी अपने जिम्मेदार तो कभी बागी। अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान सामने आया है, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल चरणदास महंत ने अधिकारियों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। चरणदास महंत ने कहा कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस की हार हुई। अति उत्साह में सरकार जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी समझ नहीं पाई। कवर्धा समेत अन्य घटनाओं के कारण सरकार के खिलाफ माहौल बना। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे सरकार के प्रति आक्रोश था। कोई चूक हो गई होगी हमारे योजनाओं को शामिल करने में, मगर जिस ढंग से हमने लोगों को अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इतने सारे छूट देने का वादा किया था, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये भी ऐसा लगता है कि हमारी चूक कहीं बड़ी थी। और जिस तरह से उन लोगों ने अनावश्यक आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप, आईबी के आरोप, सीआईडी, दुनिया भर के, उसका असर कहीं न कहीं हमारे गरीब लोगों में, हमारे आदिवासियों में पड़ा है। चरणदास महंत के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। अब कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। उधर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे थे। अब वो इसके संदर्भ में भूपेंद्र बघेल जी देखेंगे कि वो इसके संदर्भ में उनका क्या वो है, किस कारण से वो हारे। और जहां तक यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत किया। पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल में भी घर से निकलकर काम किया और कांग्रेस की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। चरणदास महंत के कबूलनामे से कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। इस बयान का मतलब है कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और नतीजा था कि जनता ने भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की सियासत में 3 बड़े विवाद, 3 बड़े धार्मिक स्थल और तीनों ही जगह तेजी से बदलते घटनाक्रम अब लोकसभा के सियासी रण में कदम कदम पर सुनाई देने लगे हैं, क्योंकि अयोध्या, काशी और मथुरा से 24 की मोर्चाबंदी की तैयारी पूरी हो गई है। मथुरा और ब्रज में विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे।
ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन अवघड़दानी, अवघड़दानी, हाय हाय अवघड़दान। काशी ज्ञानवापी विवाद में सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। मथुरा की शाही ईदगाह विवाद में सर्वे से समाधान होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आखिरी पड़ाव पर है, यानी एक साथ तीन मोर्चे, वो भी सनातन का, हिंदुत्व का और अपने अपने दायित्व का। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे 24 का मंच तैयार हो गया है, कैसे पल पल में घटनाक्रम बदल रहे हैं और कैसे तेजी से 3 शहर 3 विवाद अब सियासत के केंद्र में एक साथ दाखिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इतनी बड़ी बुनियाद और क्या हो सकती है? भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। पीएम मोदी आज काशी में थे और सबसे बड़ी खबर वहीं से आई जब ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। ज्ञानवापी में 100 दिन से अधिक चला सर्वे, करीब 1500 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में सर्वे से जुड़े 250 तथ्य भी शामिल। 21 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई। उधर सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में मांगा कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। एएसआई ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रिपोर्ट फॉलो की है। जी। तो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है, एक बार समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रिपोर्ट आ सकती है? आज की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं आकलन लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो सच्चाई थी 90 दिन की, वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अचानक उसके पहले मुस्लिम पक्ष ने डाल दिया, क्यों घबराहट है मुस्लिम पक्ष को? सार्वजनिक करने से रोक लगाई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। यानी अब सबकी नजर ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर जा टिकी है, तो दूसरी तरफ मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर भी कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। यानी जिस सर्वे रिपोर्ट से अयोध्या का समाधान हुआ, अब उसी सर्वे से पहले ज्ञानवापी और फिर मथुरा का समाधान होना तय माना जा रहा है। यानी 3 धाम 3 मंदिर और तीनों हिंदू आस्था के प्रतीक 24 का चुनावी एजेंडा बन चुका है, क्योंकि तीसरी बार भी बीजेपी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पुनीत, आप बने रहिए। Headlines presented by